कैसा काय सर्व सुरक्षित। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नया टॉपिक है इक्विलिब्रियम। आप जानते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का वो इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है ना, जो 11th स्टैंडर्ड में है, गैसियस स्टेट। ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सब का बेस जो है वो है मोल कंसेप्ट, राइट। तो मोल कंसेप्ट अगर आपका बहुत सही से हुआ है या आपने किया है तो आप सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। 12th स्टैंडर्ड के तो है ही है, सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडा ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड काइनेटिक्स, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलिए इक्विलिब्रियम जो है वो हम दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक इक्विलिब्रियम आपका है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है और सेकंड जो है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो कोई भी इक्विलिब्रियम समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम जो है वो मेनली दो टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम जो है वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और दूसरा जो होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों के लिए एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो, कितनी जनता आ चुकी है, चलो ठीक है। ओके, पहले आप ये समझो कि हम इक्विलिब्रियम के लिए या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज आई हैव दिस बॉटल, ओके, which is filled with the water, somewhat amount of water I have। तो मैं काम करता हूं, इसको करीब आधी बॉटल तक मैं पानी भर देता हूं शुरू में, ठीक है। यहां पे एक मैं छेद करके उसमें से एक टेप लगा देता हूं, यहां से मैं एक नल लगा देता हूं, है ना, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने एक नल लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, इस बोतल को खोल के इसमें मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है, हाँ, मेरा हाथ जहां पे खत्म हो रहा है यहां तक पानी भरा हुआ है, लेट सपोज, राइट। अब यहां से जो नल लगा हुआ है वो अभी बंद है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां ऊपर से नल एक और लगा के या फिर एक और टैप लगा के उसमें मैं अंदर पानी भर रहा हूं, इस ट्यूब इस बॉटल के अंदर मैं पानी भरना शुरू करता हूं। यहां पे पानी जो भर रहा हूं, जिस स्पीड से वो पानी अंदर गिर रहा है उतनी ही स्पीड से यहां से पानी में बाहर निकालूंगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना ही पानी अंदर आ रहा है, जितना ही पानी अंदर डाल रहे हो उतना ही पानी बाहर निकाल रहे हो। मतलब कि ये जो लेवल था, ये जो पानी का लेवल है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितने फोर्स से अंदर पानी आ रहा है उतने फोर्स से बाहर जा रहा है। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या हो गई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया, जिसमें पानी का लेवल एज इट इज रहता है, फिर भी प्रोसेस तो चल रही है, पानी गिर भी रहा है, पानी वहां से निकल भी रहा है। तो इस टाइप का जो एग्जांपल है उसको बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम है, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, ऐसा एक और इक्विलिब्रियम बताता हूं मैं। जैसे हम दो वेसल ले लें, उन दोनों वेसल के अंदर हमने एक वेसल में गैस भरी हुई है, दूसरे वेसल में हमने वैक्यूम रखा हुआ है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे कोई भी प्रेशर नहीं है, ठीक है ना, वो वैक्यूम है या फिर कुछ भी नहीं भरा है वहां पे। अब यहां का जो वेसल है, इस वेसल से हम ट्यूब उस वेसल तक लगा दें और जब खोल देते हैं उसका वाल्व, तो यहां का गैस जो है वो उस तरफ चला जाएगा। अब क्या होगा, अब वो गैस जो है वो पूरा ये वाला वेसल भी फिल कर लेगा और ये वाला वेसल भी फिल कर लेगा, दोनों वेसल को वो फिल कर लेगा। और वहां पे दोनों का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इक्वल, सब्जेक्ट टू, दोनों का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, ऐसा हमने वेसल लिया है, ठीक है। तो इन दोनों वेसल के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, दैट इज प्रेशर इक्विलिब्रियम। दोनों साइड का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहां का और यहां का। और दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है, ऑलरेडी दोनों वेसल ही हमने सेम लिए हैं, ठीक है। तो वेसल सेम है तो वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है प्लस प्रेशर सेम हो जाएगा। तो अब यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां का गैस यहां पर, यहां का गैस यहां पे
कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। थोड़ा बहुत गैस यहां भी जा रही होगी, थोड़ी बहुत गैस इस तरफ भी आ रही होगी, मगर ये भी क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम हो गया। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये भी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो है बेटा किसके थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जनरली केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल प्रोसेसेस होती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, लेट्स सपोज, एंड वी आर गोइंग टू कंबाइन देम, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके मैंने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से वापस क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बन रहा है। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये इक्विलिब्रियम में तो है, मगर इस इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि ये चीजें जो है वो इसमें, और ये वाला जो है वो पार्ट वापस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहता है, यानी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो रहा है, पूरा कंपाउंड ही चेंज हो रहा है। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं हो रहा था। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता था बेटा, उसमें तो पानी डाल रहे थे, वही पानी बाहर निकल रहा था, पानी पानी रहता था, है ना, ना तो उनका कोई स्टेट चेंज हो रहा था, ना तो उसका कोई केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा था। सेम वे गैस को भी जब हमने रखा था दो वेसल में, तब भी वहां पे कोई केमिकल फॉर्मूला या फिर उनका कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा था। सो दैट वाज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपके कंपाउंड का फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है, और साथ साथ में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस था, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड था, कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है वो सॉलिड बन रहा है। तो ये जो है वो क्या है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, फिजिकल स्टेट और स्ट्रक्चर दोनों चीजें चेंज हो रही है। ओके, तो यहां पे अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक और एग्जांपल भी दे देता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि मैं ले रहा हूं यहां पे वाटर सॉलिड, मतलब आइस ले रहा हूं मैं, और यहां पे लूंगा मैं पानी। पानी और आइस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, ये वाला इक्विलिब्रियम भी क्या बोलोगे आप, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्यों, स्टेट चेंज हो रहा है ना बेटा, भले ही इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा है, बट स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, राइट। तो स्टैटिक और डायनेमिक में से हम जिस पे फोकस करने वाले हैं, जिसको लेके हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में पूरा, वो होगा ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला डिस्कशन हम यहां पे नहीं करते। ठीक है, ओके। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे हम। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। ऊपर वाला फिजिकल इक्विलिब्रियम है, नीचे वाला जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। इज इट ओके, राइट, इतना क्लियर है बच्चा? ओके, नाउ इन केस ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहले मैं आपको एक इन जनरल टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता देता हूं, कौन कौन से टाइप होते हैं। उसमें एक टाइप जो है वो हमारा इस चैप्टर का टाइप है, यानी इस चैप्टर में जो इस्तेमाल होने वाला रिएक्शन है वो टाइप है। सो जनरली केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ मेनली 8 टाइप्स। 8 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, जिसमें 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं। नंबर 1, homogeneous reaction and heterogeneous reaction. Homogeneous and heterogeneous means, what does mean by homogeneous reaction? The reaction in which the physical state of a reactant and a physical state of product would be same. दोनों लिक्विड, यहां भी लिक्विड, ये दोनों गैस, तो यहां भी दोनों गैस, या फिर प्रोडक्ट भी आपका, रिएक्टेंट भी आपका गैस और प्रोडक्ट भी आपके गैस, राइट। सो दैट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। Heterogeneous, this is the example of heterogeneous reaction. Reactants are in a different state, but the product is on different state. ये solid liquid है, ये solid gas है, ये आपका क्या है, solid है। Same way ये आपका solid है, ये आपका liquid है। So their states are different. So this equilibrium is known as heterogeneous equilibrium. Both are important. Homogeneous and heterogeneous, both the reagents or both the type of reactions are important. Okay. Now, second pair is fast reaction, slow reaction. Generally, the reaction which is carried out between acid and base, यानी न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। जितने भी ऐसे रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन टाइप के रिएक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, वो सारे जो हैं वो जनरली फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी से चलते हैं वो, दे आर फास्ट रिएक्शंस। बट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, substitution reaction, addition reaction, okay, this all time kind of reactions are generally slow, right?
तो फास्ट रिएक्शन में है न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड बेस रिएक्शन. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल आल्सो. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम combining hydrochloric acid and sodium hydroxide, NaOH and HCl, this is neutralization reaction, right? This has a speed far higher as compared to the speed for this reaction. मान लो मैं मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं. इसका जो भी स्पीड होगा, इस रिएक्शन का जो भी स्पीड होगा, उसके कंपैरिजन में न्यूट्रलाइजेशन का स्पीड जो है ना, वो 10 to the power 10 to 10 to the power 12 टाइम्स ज्यादा होता है. ये स्पीड जो है वो 10 to 10 power 12 टाइम्स होता है. बहुत ही ज्यादा स्पीड से होती है रिएक्शन. ये अगर एक सेकंड में हो जाती है तो ये एक सेकंड को डिवाइड करो 10 पावर 10 से, उतने कम टाइम में खत्म हो जाएगी. कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, मतलब एसिड बेस रिएक्शन. हाईली रिएक्टिव होते हैं, राइट. जबकि स्लो रिएक्शन जो है वो काफी धीरे 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 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऐसी कहानियां चलती है. जबकि ऑलरेडी इसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं. पानी में डालोगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे, इमीडिएटली कर देंगे रिएक्शन, राइट. नाउ थर्ड पेयर, तीसरा पैर जो है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, कंबशन. कंबशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऑलवेज, ऑलवेज combustion and neutralization are exothermic reaction. Always do remember this. Okay. Endothermic reaction. Endothermic reaction, dissolution of ammonium chloride, NH4Cl पानी में डालोगे ना, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगा, यानी हीट एब्सॉर्ब करेगा. यानी आप अगर अमोनियम क्लोराइड एक बीकर में लेके, यानी पानी लेके उसमें अमोनियम क्लोराइड डालोगे और बीकर को पकड़ के रखोगे हाथ में, तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा. Why? Because the reaction is endothermic. It has tendency to absorb the heat and the heat will be absorbed from your hand. तो हाथ से हीट गई तो हाथ को ठंडा फील होगा. अगर हाथ में हीट एब्जॉर्ब होगी, मगर मतलब कि अगर पानी लेके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला मैंने, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, तो हमें गर्म लगता है वो एकदम से, है ना, क्योंकि वो बीकर से बाहर हीट को फेंकेगा, तो हमारा हाथ जो है उसको गर्म फील करेगा. का पॉइंट बेटा. जो रिएक्शन आपको गर्म लगती है वो एक्सोथर्मिक है. जो रिएक्शन आपको ठंडा लगता है, कूल हो जाता है, वो क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है. चलो इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं आपको. देखो, मैंने क्या बोला? अमोनियम क्लोराइड जो है उसको जब पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है. अमोनियम क्लोराइड जो है वो ठंडा कर देता है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है. तो अमोनियम क्लोराइड को यूज कहां किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड को यूज किया जाता है टेल्कम पाउडर में. टेल्कम पाउडर में होता है टेल्क, और टेल्क के साथ उसमें अमोनियम क्लोराइड का भी थोड़ा सा पोर्शन वो लोग डाल देते हैं. जैसे क्या होता है, आपको एकदम कूलनेस लगती है, ठीक है ना. साथ में मेंथोल वगैरह भी डालते हैं, मेंथोल की वजह से भी वो क्या लगता है? ठंडा लगता है. मगर आपको याद होगा वो एडवर्टाइजमेंट आती थी कि ठंडा ठंडा कूल कूल और लंबी ठंडक का फार्मूला, ऐसा करके ऐड आती थी. तो वो क्या बताते हैं, यानी समर के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब ऐसे ऐड वगैरह डालते हैं, है ना, नवरत्न तेल वगैरह. तो अगर पाउडर है तो पाउडर में वो लोग क्या करेंगे? अंदर अमोनियम क्लोराइड का पाउडर डाल देंगे. तो जैसे ही वो अमोनियम क्लोराइड आपने बॉडी पे डाला, पाउडर जैसे लगाओगे, अमोनियम क्लोराइड हमारा स्किन जो इसके ऊपर जो पसीना होगा, उस पसीने के अंदर डिजोल्व होगा. जैसे ही डिजोल्व होगा, हमारे बॉडी से वो क्या करेगा? हीट एब्सॉर्ब करके वो पसीने में डिजोल्व होगा. जितना ज्यादा वो आपको ठंडा लगता है, इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड का अमाउंट उसमें उतना ज्यादा होगा. Are you getting a point? Right? So with the help of this endothermic kind of reaction, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस वो लोग करते हैं, इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं इसको. Got it? So exothermic and endothermic type of reaction. Now the important type of reaction comes, that is reversible and irreversible. Okay? The reversible and irreversible kind of reactions, for example, if the same reaction that we have already discussed, that is sodium hydroxide plus hydrochloric acid, which gives sodium chloride and water. Okay, this reaction is
completely irreversible reaction. Look, I am talking about irreversible and reversible chemical reactions. Huh? I am talking about chemical reaction, not a physical reaction. Chemical reaction की बात कर रहे हैं, है ना? तो इस chemical reaction में ये reaction जो है वो क्या है? Irreversible है. मतलब आप NaOH और HCl को रिएक्ट करोगे तो सोल्ट और वाटर बनेगा, मगर वाटर में सोल्ट डालोगे, ये NaCl को पानी में डाल दिया तो HCl और NaOH वापस नहीं बनेगा. इसका बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. रिवर्सिबल रिएक्शन, यस, रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन सा एग्जांपल दोगे? हाँ, तो वो दे सकते हैं हम नाइट्रोजन प्लस 3 moles of hydrogen which gives 2NH3. This process is known as Haber process. Haber process for the formulation or for the production of ammonia. Ammonia production का ये method है, Haber process, right? This reaction is reversible. So do remember this sign half arrow and half arrow is for the reversible process. Okay? कई लोग ऐसा भी करते हैं, तो ये रिवर्सिबल का साइन नहीं है बेटा, ये रेजोनेंस का साइन है, ये रिवर्सिबल का साइन नहीं है. अच्छा, कोई ऐसे एरो बनाता है, कोई ऐसे एरो बना देता है, तो ये साइन भी रिवर्सिबल का नहीं है बेटा, ये साइन है टोटोमेरिज्म का. टोटोमेरिज्म दिखाना हो ना तो हम इस तरह से दिखाते हैं, ये भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का साइन नहीं है, इसका साइन कंप्लीटली हमें इस तरह से ही बनाना पड़ता है. ये परफेक्ट है, कोई ऐसे बना के दे देगा, कोई ऐसे बना के दे देगा, फिर भी हम तो मान लेंगे भी ठीक है, चलो वो पागल है, उसको पता नहीं है, बेचारा नादान है ना, तो रिवर्सिबल का पता नहीं है. एग्जैक्ट साइन ये है. सो डू रिमेंबर, गॉट इट? सो N2 + 3H2 gives 2NH3. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, बढ़िया वाला. ओके, तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन. आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स करोगे तो अमोनिया भी बनेगा, अमोनिया से हम तोड़ के हाइड्रोजन नाइट्रोजन बना सकते हैं, दोनों पॉसिबल है. तो अब यहां से मैं आपको इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हमने बता दिया, इसका मैं डेफिनेशन बताता हूं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है वो बताता हूं. देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं. एक होती है प्रोसेस जिसको बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक प्रोसेस है फॉरवर्ड और दूसरी प्रोसेस है बैकवर्ड. तो जो स्पीड अदरवाइज वेलोसिटी और फॉरवर्ड रिएक्शन है वो, और वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो, दोनों जब इक्वल हो जाए, मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाए तब उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, तब उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये एक डेफिनेशन हुई. सेकेंड डेफिनेशन बोल रहा हूं, अब सुनना बराबर से. हाँ, पहला डेफिनेशन ये है कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी सेम हो जाए वो इक्विलिब्रियम है. दूसरा डेफिनेशन बोल रहा हूं, when the concentration of reactant and product becomes constant. Again, listen carefully. लक्ष्य दिया, इकडे बघा only. Look, if the concentration of reactant and product becomes constant, कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, सेम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट, समझना, राइट? जब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तब होता है वो इक्विलिब्रियम. इज इट ओके? राइट, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जब कांस्टेंट हो गया तब उसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम. गॉट इट? इक्विलिब्रियम. फाइन. नाउ अब अगर ये दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो तो इन्हीं के बेस पे मैं आपको तीन ग्राफ यहां पे बना के दिया हूं. अब इन तीनों ग्राफ को बराबर से स्टडी करो. तीनों ग्राफ को मैं नाम दे देता हूं. ये ग्राफ का नाम है ए, ये है बी और ये ग्राफ है सी. ठीक है, ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है. रेट बोले तो वेलोसिटी, रेट बोले वेलोसिटी बोलो, हमारे लिए सेम है, केमिस्ट्री के लिए सेम है, रेट बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो. ठीक है, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है. ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट वाला, ये जो कर्व बनाया है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. सेम वे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. और ऑब्वियसली क्या होगा, रिएक्शन जब फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस,
and concentration of product increases. At a particular time, their concentration becomes what? Constant. Their concentration becomes constant. Okay, so at that time, the equilibrium is established. Or if their rate of reaction or velocities are same, then the equilibrium is established. ठीक है, दो चीजें दिमाग में रखना बराबर से. चलो फटाक से मुझे बताओ जल्दी फटाफट कि ये ए बी और सी इन तीनों में से कौन कौन से ग्राफ जो हैं, कौन कौन से ग्राफ जो हैं वो इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं, कौन कौन से ग्राफ इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं, फटाफट चलो बताओ मुझे बेटा. बी एंड सी. चलो जयेंद्र का आंसर है बी एंड सी, मानसी का आंसर है बी एंड सी, ऋषि प्रसाद बी एंड सी, सपना सी एंड बी, ठीक है, अरशद बी एंड सी, सिद्धि बी एंड सी, ओके, मानसी सिद्धि बी एंड सी, ठीक है, ओके. चलो चेक करते हैं. बी एंड सी, ओके. गॉट इट. किसी को कुछ और सोचना है या फाइनल आंसर बता दें अब? डन. आंसर्स हो गए. मुझे आंसर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने दिए, 7 8 लोगों ने आंसर दिए. 3 4 6 7 20 लोग मुझे लाइव दिख रहे हैं. तो बाकी सब लोग आंसर दो जल्दी. ओके, देखो आपको आंसर इसमें से ये देना है कि कौन सा जो है वो इक्विलिब्रियम है. रेट वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ बताना है. चलो अब हम बता देते हैं. ओके, एंड द आंसर इज सी, नॉट ए नॉट बी. क्यों? क्योंकि हमने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है. रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है मतलब रेट क्या हो जाना चाहिए बेटा? इक्वल हो जाना चाहिए दोनों का. दोनों का रेट क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए. तो क्या यहां पे रेट इक्वल हो रहा है? ना. यहां पे तो रेट या कम है, इसका रेट ज्यादा है, नहीं है इक्वल. यहां पे रेट इक्वल हो रहा है क्या? ना. यहां भी रेट इक्वल नहीं हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? हाँ रेट इक्वल हो गया. देखो इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद कितना भी टाइम चेंज हो गया उनका रेट चेंज नहीं हो रहा है. मतलब आपका आंसर है सिर्फ सी. बी और सी बोथ नहीं. बी और सी नहीं हो सकता, सिर्फ है सी. हर घटी का पॉइंट. ये बात समझ में आई? ग्राफ को बराबर से रीड करना सीखो बच्चा. मैंने आपको पहले भी बोला था ग्राफ को अच्छे से रीड करना सीखो. फिल करो ग्राफ को, क्या पूछ रहे हैं वो, है ना. रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ था तो रेट क्या होना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए. ठीक है. पर बी में एक पॉइंट पे तो हाँ ठीक है, एक पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे आ गया था, मगर रिएक्शन तो एक्चुअल में तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं ना. इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आया था मगर उससे भी आगे चला गया ना, तो उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते आप कभी भी. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद उसको स्ट्रेट हो जाना चाहिए. बिकॉज बाय चेंजिंग टाइम इट शुड नॉट बी चेंज, रेट शुड नॉट बी चेंज, इट शुड रिमेन्स कांस्टेंट. अगर वो रेट चेंज हो रहा है तो वो तो इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं कभी, है ना. किसी एक टाइम पे, किसी एक पॉइंट पे वो क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए. और उसके बाद वो हमेशा के लिए इक्वल हो जाना चाहिए. रेट जो है वो हमेशा के लिए इक्वल हो जाना चाहिए. अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है, तब तो कोई फायदा ही नहीं है. तब तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, है ना.
एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो गया, बाद में और आगे चलते गए, नहीं, वो सदा के लिए इक्विलिब्रियम पे आ जाना चाहिए, ऑलवेज। इज इट ओके? राइट, ये समझा बराबर से? अच्छा, अब मैं ऐसा एक और ग्राफ दे रहा हूं, हाँ, ऐसे ही मैं 3 और ग्राफ दे रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यहां पे मैंने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया था, अब मैं यहां पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। चलिए, अब हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। अब आप मुझे बताओ, अब बताओ मुझे कि अब इन तीनों में से ग्राफ कौन सा जो है वो इक्विलिब्रियम के लिए है। अब इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो इक्विलिब्रियम के लिए है, यानी एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता, सारी पॉसिबिलिटी हम खुली रखते हैं, तीनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, दो हो सकते हैं, वॉट एवर। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, चलो बताओ जल्दी। चलो, वरुण का आंसर है सी, गोपाल का आंसर है बी, मानसी का आंसर है बी, ऋषि का आंसर है ए एंड बी, सेजल बी, ऋतुजा बी, जयेंद्र ए एंड बी बोथ, ठीक है, अनिल बी, ओके, देन और कोई? सपना ए एंड बी बोथ, कौशल बी, मानसी ए एंड बी, ओके, सिद्धि बोथ, कौन सा? ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देने का, तीन है, तीन में से बोथ कौन सा? कौन सा बोथ? हाँ, ए एंड बी, तब सही है, वरुण ए एंड बी, एक और जोड़ दिया वरुण ने, ओके। चलो अब हम बताते हैं, कहानी में ट्विस्ट है बेटा, कहानी में ट्विस्ट है, ये तीनों इक्विलिब्रियम के ग्राफ है, ये तीनों जो है वो इक्विलिब्रियम के ग्राफ हैं। क्योंकि अब हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या बताया था मैंने, कॉन्सेंट्रेशन जब कांस्टेंट हो जाता है तब वो इक्विलिब्रियम में आता है ना। तो देखो, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन को हमने कांस्टेंट कर दिया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो गया, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, यहां पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो गया, यहां पे भी इस पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो गया, क्या? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाना। तो जहां पे ये कांस्टेंट हो रहा है, बोलो यहां पे कांस्टेंट हो रहा है क्या? यस। बोलो यहां पे दोनों का कांस्टेंट हो रहा है क्या कॉन्सेंट्रेशन? यस। इस टाइम पे, इस टाइम पे उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो तीनों ग्राफ जो है वो किसके हैं? इक्विलिब्रियम के ग्राफ है ना। शायद आप में से जो ज्यादा बुद्धिजीवी है वो ऐसा पूछ सकता है मुझे कि सर ऐसा कैसे, यहां तो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज ही नहीं हुए, यहां तो मर्ज हो गए और यहां पे मर्ज होके वो वहीं से आगे चलते रहे,
ऐसा कैसे? तो बताते हैं उसको। देखो यहां पे बेटा तीन केस हैं, तीन केस है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस काला, ये तीनों काले काले हैं ना, तो ये केस काला है, तीनों केस काले हैं। ओके, तो देखो इनिशियली इनिशियली मैं इस ए जो है उसके 100 मोल्स ले रहा हूं, 100 मोल्स है, तब ये बी कुछ बनता ही नहीं है, बी अभी बना ही नहीं है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई, इनिशियल स्टेज है। केस 1 में हम ऐसा सोचते हैं कि ये 100 में से ये जो बनता है वो मान लो 30% बनता है, सिर्फ 30% बन रहा है, मतलब ये 70% रिमेनिंग है और ये 30% प्रोडक्ट में गया है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सिर्फ 30% बना है। ठीक है, चलो सेकंड केस सोचते हैं। सेकंड केस में क्या किया मैंने, सेकंड केस में हम उल्टा सोचते हैं, सेकंड केस में उल्टा सोचते हैं कि ये 60% प्रोडक्ट में गया और ये 40% बच गया, ये भी हो सकता है ना। यानी ये 70% कांस्टेंट है, ये 30% कांस्टेंट है, ये 40% है, ये 60% है। और तीसरा केस बना सकता हूं मैं 50-50, तीसरा केस बनाएंगे 50-50, मतलब कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। हम मना तो नहीं कर सकते ना, हम ये तो कभी बोल ही नहीं सकते कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कभी इक्वल नहीं होगा। इक्वल हो सकता है ना, इक्वल का मतलब कांस्टेंट ही होता है। अच्छा, ये 70 और ये 30 वैसे ही रहेगा, 70 में से 2 मोल यहां पे गए तो 2 मोल वापस यहां पे भी आ जाएंगे, तो 70 का 68 हुआ था, वहां पे 32 हुआ था, वापस इमीडिएटली यहां पे आ गया, मतलब वो भी 30 हो गया, ये वापस 70 हो गया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो 70 और 30 के बीच में भी इक्विलिब्रियम होता है, तब भी वो क्या है, कांस्टेंट ही है। 40-60 भी कांस्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कांस्टेंट के लिए। हाँ, मैंने फिर से, मुझे आपको एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से ये चीज समझा देनी है, कांस्टेंट एंड सेम आर नॉट द सेम, कांस्टेंट एंड सेम आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट। कांस्टेंट का मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है, सेम का मतलब हमेशा 50-50-50-50-50-50-50, तभी वो सेम है, वरना सेम नहीं है। सारी बात समझो बेटा, है ना? तो कांस्टेंट और सेम के बीच का डिफरेंस बराबर से समझ लेना। ओके, सो दिस कंडीशंस आर फॉर द कांस्टेंट कंडीशंस। अब इसको अप्लाई करो यहां पे, देखो ए बी और सी के साथ अप्लाई करो। ये 70% बचा हुआ है, 70% बचा हुआ है, 30% ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। देखो 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 यहां पे देखो, ये क्या हो गया, देखो ये 70% है, ये 30% ही बना है, मतलब कभी 50-50 हुआ ही नहीं, कभी 50-50 हुआ नहीं तो ग्राफ कभी क्रॉस ही नहीं करेगा एक दूसरे को, 50-50 हुआ नहीं तो ग्राफ तो क्रॉस ही नहीं करता। तो ये कंडीशन ए वाला ग्राफ है। सेकंड कंडीशन 40-60, मतलब 40% आपका ए बचा हुआ है, यानी ये आपका 40% बचा हुआ है, ये आपका 60% बन गया है प्रोडक्ट, मतलब कभी तो वो 50-50 पे आया होगा। जब वो 50-50 पे आया था, वो ये क्रॉस लाइन है, ये जो आपका डॉट है वो है इस टाइम पे, इस वक्त 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, वॉट एवर द टाइम इज, इस टाइम पे वो क्या था, 50-50 था। इस टाइम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 50-50 था, बाद में आगे बढ़ गए, क्योंकि रिएक्शन का जो टोटल एफिशिएंसी है वो तो 60% है, तो 60% तक गया और बाद में वो कांस्टेंट हो गया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो ये वाला ग्राफ जो है वो कौन सा है, बी वाला ग्राफ है। और सी वाला ग्राफ देखो बेटा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम और दोनों के रेट भी सेम। ये 50 पे आ गए आप, ये 50% वाला केस है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 50% और तभी वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो वहीं से लाइन हम आगे बढ़ा देंगे। बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? ये समझा बेटा? बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट था, ये मस्त वाला कंसेप्ट मैंने बताया आपको। ग्राफ से आपको चकरा सकते हैं, ग्राफ पूछ के आपको ऐसे माथा खुजाने लगोगे, और क्या करें क्या करें, क्या पूछा है इसने। बहुत ही सिंपल होते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन, बहुत मस्त होते हैं, आराम से हो जाएंगे। दूसरे एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज वाले। आप लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन से डरते हो, मगर डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी आपको बोल देता है वो कि 100 के लिए हमें लेना है। परसेंटेज का मतलब क्या हो, 400, 100 के लिए इतना, तो हमें जिसके लिए चाहिए उसके लिए कितना,
बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज वाले, और दूसरे ग्राफ वाले। बहुत मजा आता है, ग्राफ को फील करो। और मैंने आपको ये बोल भी दिया है शायद, या फिर नहीं बोला था, वापस अभी बोल देता हूं मैं। हमारे केमिस्ट्री में 2 टाइप के ही ग्राफ होते हैं। एक तो कर्व होता है, हाइपरबोला, या हाइपरबोलिक ऐसा कर्व होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन होती है, नेगेटिव स्लोप या पॉजिटिव स्लोप। 2 ही टाइप के तो ग्राफ होते हैं यार, हाइपरबोलिक या फिर स्ट्रेट लाइन। खत्म कहानी, हमें ज्यादा कोई टेंशन लेना ही नहीं है केमिस्ट्री में। और ग्राफ आ गए स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोलिक, हमें आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके बच्चा? ये समझा बराबर से इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट? बस छोटा सा है, शुरुआत है, इंट्रोडक्शन में से ही मस्त वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस जंप टू द अनदर टॉपिक। हम यहां पे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आपको बता चुके हैं। अब इक्विलिब्रियम होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट एक बार आप बराबर से समझ लो। इक्विलिब्रियम कब होता है? इक्विलिब्रियम करवाने के लिए या फिर इक्विलिब्रियम होने के लिए 3 चीजें जो है वो बहुत ही प्राइमरी है। 3 चीजें अगर होंगी तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहली बात या सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपका रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट, वेसल शुड बी क्लोज्ड। वेसल शुड बी क्लोज्ड। क्लोज वेसल में ही जो भी इक्विलिब्रियम है वो करना चाहिए। क्लोज वेसल नहीं होगा तो हमने जो इक्विलिब्रियम में कुछ भी चीजें बन रही है वो उड़ जाएगी। मान लो गैस बन रहा है तो गैस उड़ गई। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा, कैल्शियम ऑक्साइड बना, वो तो सॉलिड है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उड़ गई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो रिएक्शन वापस कैसी जाएगी? जाएगा ही नहीं। मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज द वेसल शुड बी क्लोज्ड। ठीक है। नंबर 3, concentration of reactants, pressure applied, and temperature. These are known as external factors. These are known as external factors. These external factors should remain constant. टेम्परेचर 25 डिग्री पे आप रिएक्शन कर रहे हो तो 25 डिग्री टोटल ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन के लिए 25 रहना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन जो लिया है वही रहना चाहिए। अगर हमने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा है तो 1 एटमॉस्फेयर ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। राइट। और भी है लाइट, आपके इनर्ट मटेरियल का प्रेजेंस, ये सारे और भी फैक्टर्स हैं, मगर मेन फैक्टर्स ये 3 हैं। नंबर 1, रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल, वो तो होना ही चाहिए। अगर NaOH और HCl के साथ करोगे तो कभी रिवर्सिबल होगा ही नहीं। वेसल शुड बी क्लोज्ड। एंड नंबर 3, external factors like temperature, pressure and concentration should remain constant during the course of reaction. ठीक है, तभी क्या होगा, आपको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो पाएगा। इज इट ओके? राइट। नाउ अब बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, अदरवाइज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। इट्स अ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आल्सो। ओके, इट वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग और वाग या वागे, ऐसे 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये लॉ ऑफ मास ऑफ इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है और उससे आपको A+B से हमें C+D अगर मिल रहा है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। बोले तो जब हम वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चेक कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ concentration of this A and B where the square bracket suggest mole per liter. इसका मतलब मोल पर लीटर होता है, इन दोनों का मोल पर लीटर concentration. And velocity of backward reaction is proportional to what? CD, concentration of CD.
मल्टीप्लीकेशन किया हमने। तो हम अगर इसके लिए कांस्टेंट पुट करना चाहते हैं तो KF हो जाएगा KF इंटू AB एंड VB इज इक्वल टू KB इंटू CD। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोल पर लीटर समझना है आपको। अब जब इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम velocity of forward and velocity of backward reaction would be equal। जैसे मैंने अभी बताया था, यहां पे वेलोसिटी या रेट इक्वल हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो। सो KF AB इज इक्वल टू KB CD। ओके, अब इसमें से जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे लेके आ जाओ। KB को यहां पे लेके आए KF के नीचे और AB को सामने डाल दो। सो CD ओवर AB, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट को एक साइड पे लेके आ गए और दोनों कॉन्सेंट्रेशन को हम सामने लेके गए। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहां पे जो KF अपॉन KB जो है उसके ये दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट का जो रेशियो है उसको हम एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं। इस कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में कांस्टेंट के लिए K सिंबल यूज किया जाता है और ये इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे इसको। चलिए, तो ये क्या हो गया, KEQ is equal to concentration of CD upon concentration of AB। This is known as law of mass action। गुलबर्ग वागे का जो रिलेशन है वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो अगर आपके मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में चेक किया जाए तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और उनका मल्टीप्लीकेशन, राइट। CD अपॉन AB जो है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। ये के इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है KC और दूसरा होता है KP। एक KC होता है और एक KP होता है ना। व्हाट इज KC? KC कब यूज करोगे, जब हम सारे कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में लेंगे। सारे कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर लीटर में है, गैस को पानी में डिसॉल्व करके मोल पर लीटर लिया, सोडियम क्लोराइड को पानी में या फिर किसी भी सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करके मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो भी सारे केस में जहां पे हम मोल पर लीटर लेंगे वहां पे KC यूज कर सकते हैं। तो KC कौन कौन सी कंडीशन के लिए यूज किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों कंडीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के लिए हम KC यूज कर सकते हैं। नाउ केपी होता है सिर्फ एटमॉस्फेयर में या फिर प्रेशर वाला कोई भी, यानी पास्कल ले लिया, बार ले लिया, ले लिया, टोर ले लिया। थॉर नहीं है, टॉर है ये थॉर नहीं है, ये टॉर है। ओके, आपका थॉर ज्यादा याद रहता है आपको। तो केपी तभी यूज करोगे जब क्या हो, ATM हो, पास्कल हो, बार हो, हो या फिर थोर हो, यानी ये जब है तभी हम यूज कर सकते हैं। और जनरली क्या, हमेशा ये चीज गैस के लिए ही एप्लीकेबल है ना, ये गैस के लिए ही एप्लीकेबल है सिर्फ। तो जब भी आपके रिएक्शन में गैस होगी तब हम केपी लेंगे या फिर गैस के लिए ही केपी लेंगे। अगर आपके रिएक्शन में कोई सॉलिड, लिक्विड या फिर कोई और चीज होती है तो उसको भगा देंगे, उड़ा देंगे। सिर्फ हम किसके लिए लेंगे, गैस के लिए ही केपी लिखेंगे, ठीक है, केसी एंड केपी। चलो फटाफट मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको तो ये चीज समझ में आ जाए। चलो एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पे, कैल्शियम कार्बोनेट वाला ही, जो मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे तो क्या, सारी बुक्स वालों को यही पसंद है। भारतीय जितने भी लेखक है ना, इंडियन ऑथर्स, उन सबको कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन बहुत पसंद होता है। मैं भी उसमें शामिल हूं। क्यों? क्योंकि छोटे होते हैं हम बहुत ही रेत से, धूल मिट्टी में खेलते ना, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है बहुत ही पसंद होता है, चूना, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए इस वाले रिएक्शन के लिए मुझे KC का इक्वेशन लिखना है या के इक्विलिब्रियम लिखना है।
के इक्विलिब्रियम लिखो या केसी या केपी लिखो। चलो पहले मैं एक काम करता हूं कि इक्विलिब्रियम लिख देता हूं। हाँ, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा? के इक्विलिब्रियम वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो इसका क्या करना है हमें? मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन लेना है। वो तो ले सकते हो, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर मुझे केसी लिखना है, चलो केसी लिखो। केसी क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट स्क्वायर ब्रैकेट में। कई बार इस केसी को स्क्वायर ब्रैकेट ना लिखा हो तो कैपिटल सी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सी ऑफ CaCO3 या CaO, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं। चलो नीचे लिख देता हूं, सी ऑफ CaO इंटू सी ऑफ CO2 ओवर सी ऑफ CaCO3, ठीक है। केसी को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, दोनों वैलिड है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं केपी के लिए। अब इसके लिए केपी लिखते हैं। चलो केसी को हम केपी के लिए लिखते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम हम केपी के लिए बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? केपी इज इक्वल टू, अब सुनना बराबर से, हाँ, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, इस पूरे रिएक्शन में ये दोनों तो सॉलिड है, तो उनका वैल्यू कभी प्रेशर में तो निकाल ही नहीं सकते हम, ऐसा तो कर नहीं सकते ये सॉलिड इतने प्रेशर वाला है, 10 एटीएम है। सिर्फ हम प्रेशर किसका निकाल सकते हैं? गैस का। तो हमें इन दोनों को, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को सामने इसके इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ के उसको कांस्टेंट मान लेना है। द कंसंट्रेशन ऑफ CaO एंड CaCO3 इज कांस्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर। प्रेशर के लिए वो दोनों कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ यहां पे लिखना है प्रेशर ऑफ CO2, बस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द Kp। पूरे इक्वेशन में जितने भी गैस हैं उन गैस के लिए ही आप Kp लिखोगे, बाकी सारी चीजों को जोड़ के समेट के इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ दो, नया कांस्टेंट डाल दो Kp। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन सॉरी सिर्फ गैस जो है उसी में चेंजेस होंगे जो भी प्रेशर में होता है। दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर द पार्शियल प्रेशर आई सपोज टू यूज स्मॉल p वाला सिंबल, छोटी वाला p लेता हूं मैं, छोटी वाला p, है ना, तो वो होता है पार्शियल प्रेशर। कैपिटल P ले लिया तो इसका मतलब होगा वो कंप्लीट प्रेशर है। इज इट ओके? इज इट ओके? कोई दिक्कत है इसमें बेटा? अगर पूरे रिएक्शन में जहां भी गैस है उसके लिए सिर्फ केपी लिखो, बाकी सारी चीजों के लिए केसी लिख सकते हो, ओके। फाइन, जल्दी कॉपी करो फटाफट। एक दो और रिएक्शन दे रहा हूं मैं, एक दो रिएक्शन और दे रहा हूं मैं, जिसको जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे। इन सारे रिएक्शंस के लिए आपको केपी और केसी लिखना है। केसी केपी दोनों की वैल्यू आपको लिखनी है। आप केसी के लिए ये वाला यूज करोगे और केपी के लिए पी वाला यूज करोगे, जनरली सी वाला यूज नहीं करते। आप वो स्क्वायर ब्रैकेट और पी लिखोगे, है ना। इस रिएक्शन के लिए लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2।
डन। ओके, चलिए केसी हो जाएगा यहां पे HI का स्क्वायर ओवर H2 एंड I2। देखो यहां पे जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट यहां पे पावर में आ जाएगा, क्योंकि 2HI का मतलब क्या होता है? 2HI का मतलब क्या होता है? HI ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो? HI इंटू HI, तो HI का स्क्वायर। चलो KP के लिए लिखते हैं। KP के लिए क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा ना P ऑफ HI, ये भी गैस है ये भी गैस है, तो P ऑफ HI का स्क्वायर ओवर P ऑफ H2 एंड P ऑफ I2। ठीक है, ये हो गया KP और KC का इक्वेशन। सेकंड वाले के लिए चेक करो। चलो सेकंड वाले में क्या होगा? NH3 H2S, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? NH4HS, इसका नाम है अमोनियम बाइसल्फाइड। ये अमोनियम बाइसल्फाइड है, अदरवाइज अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये अमोनियम और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इससे ये बना था। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया। चलिए अब मुझे लिखना है KP। तो KP के लिए मैंने क्या बताया? KP के लिए हमेशा गैस को ही लेना है, ये दोनों गैस है उसी को कंसिडर करना है, सॉलिड जो है उसको कंसिडर नहीं करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P ऑफ NH3 इंटू वॉट? P ऑफ H2S। बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। ये हो गया खत्म, नीचे कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सॉलिड है ना, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा ना। सॉलिड के लिए तो KP लिखा ही नहीं जा सकता। चलो इसके लिए बताओ, इसमें ये गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वियस है, तो इन तीनों के लिए KC तो लिख सकते हैं। KC हो जाएगा NH4OH स्क्वायर ब्रैकेट में, नीचे आएगा NH3 एंड स्क्वायर ब्रैकेट में ही H2O। मैंने क्या बोला? सॉलिड लिक्विड गैस एक्वियस कुछ भी हो, उन सब के लिए KC तो लिखा जा सकता है, मगर KP सिर्फ गैस के लिए। इसमें क्या ये गैस है? हाँ ये गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वियस है, मतलब उसको हमें काउंट ही नहीं करना है, मतलब इनको हमें काउंट ही नहीं करना है। सिर्फ किसके लिए लिखना है? NH3। मगर ध्यान रखना NH3 आपका रिएक्टेंट साइड पे है, प्रोडक्ट साइड पे नहीं है। प्रोडक्ट साइड पे कुछ नहीं है, यानी प्रोडक्ट साइड पे कोई भी हमारा ऐसा कंपाउंड नहीं है जो गैसियस हो, तो वहां पे एम्प्टी रहेगा, यानी 1 रहेगा वहां पे, और सामने यानी नीचे आ जाएगा P ऑफ NH3। डू रिमेंबर दिस, गलती मत करना। यहां पे ऊपर हमेशा प्रोडक्ट होता है, मैंने ये इसलिए लिखा है, नीचे 1 है। देखो प्रोडक्ट साइड पे दोनों गैस हैं, मगर रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड है, तो नीचे क्या लिखा है? 1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर होना तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही चाहिए। तो यहां भी क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही होगा। देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसमें से जो ये लिक्विड लिक्विड वाला है वो यहां पे उड़ा दो, नीचे कौन बच गया? NH3 बच गया ना नीचे, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? PNH3। ये याद रखना, गलती ना हो जाए। ये सबसे बड़ी यहां पे ब्लंडर हो जाती है कि अब रिएक्टेंट है तो वही लिख देते हो P ऑफ NH3, नहीं 1 अपॉन PNH3। राइट, डू रिमेंबर दिस बेटा, याद रखना बराबर से। ओके, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही होना चाहिए हमेशा। गॉट इट? चलिए इसको मिटा देते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ रहा था कि ये चैप्टर इजी है? हाँ, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। सिर्फ ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई, अगर जो अभी मैंने बताई ये सारी चीजें अगर बराबर से समझ में आ गई, तो आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। ये फॉर्मुलाइज तो बनाने हैं,
ये रिएक्शन यानी केपी केसी के फॉर्मूला बनाने हैं और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। यहाँ पे जो ऐसे ही मैं लिख रहा हूं ना, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्मूला, स्क्वायर ब्रैकेट जो लिख रहा हूं मैं, वहीं पे नंबर्स आएंगे 2, 5, 10, 20, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर लाओ, खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसमें। इजी चैप्टर में से है ये इक्विलिब्रियम, है ना। बड़ा है चैप्टर, बस चैप्टर बड़ा है मगर इजी है। हमेशा ऐसा होता है, जो बहुत ही लंबा चैप्टर होता है हमेशा इजी होता है, काफी सारे कंसेप्ट होते हैं। मगर छोटा सा चैप्टर होता है तो उसमें छोटे से थोड़े कंसेप्ट में बहुत ज्यादा चीजें पूछ ली जाती है, छोटा चैप्टर थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, सर आप आज इस टॉपिक का डीपीपी ऑलरेडी है आपके पास, डीपीपी मैंने सारे टॉपिक का भेज दिया बाबा, कितने चाहिए आपको अब डीपीपी, वो निकालो, मैंने वो बुक भेजा है ना, तो वो जो बुक भेजा है उसमें इस चैप्टर के डीपीपीज हैं, तो उसमें से सॉल्व करो। और अभी इस चैप्टर का चल रहा है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब तक आप पिछले जो प्रीवियस चैप्टर मैंने दिए उसके डीपीपी सॉल्व कर लो ना, है ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा। ओके, नाउ अब हम चेक करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी के बीच का रिलेशन मुझे एस्टेब्लिश करना है, ये चेक करना है। चलो, एक चीज तो आपको पता है कि केसी, मान लो ये रिएक्शन है, A moles of A, B moles of B gives C moles of C and D moles of D. ये कोफिशिएंट जो है वो बता रहा है कि कितने मोल्स हैं। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, जैसे कि N2 + 3H2 gives 2NH3, तो ये 2 और 3 जो होता है वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। ये कोफिशिएंट मैंने ABCD से रिप्रेजेंट किया है और कोफिशिएंट चला जाएगा पावर में। चलो, तो इसके लिए के से लिखता हूं मैं, तो के से क्या लिखूंगा, CC रेस टू C, CD रेस टू D, CA रेस टू A एंड CB रेस टू B, यानी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे मैंने कर दिया C, है ना, और ये जितने भी उसके कोफिशिएंट्स है उसको मैंने पावर में डाल दिया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस टॉक अबाउट KP। P क्या हो जाएगा, PC रेस टू C, PD रेस टू D, PA रेस टू A एंड PB रेस टू B। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, WKT का मतलब है वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT होता है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू NRT बाई V को सामने फेंक दिया। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूं, इस N बाई वी की जगह पे, N बाई वी की जगह पे मैं, यानी मोल पर लीटर है उसको मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू CRT, इसकी जगह पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन C लिख दिया, P इज इक्वल टू CRT। ठीक है, this is for the partial pressure of any gas. Okay, so I can write PA is equal to CART, PB is equal to CBRT, C is equal to CCRT and PD is equal to CDRT, PD is equal to CDRT। तो PA PB PC PD का जो वैल्यू यहां पे आपको इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है, यहां पे ये सारे वैल्यूज अंदर पुट कर दो, ये सारे वैल्यूज जो है वो किस में डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। तो क्या हो जाएगा देखना, तो हो जाएगा KP इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, CCRT रेस टू C, ये पावर तो वही रहेगा, सिर्फ हम PC और PD की वैल्यूज ही दे रहे हैं। ये हो जाएगा CDRT रेस टू D, डिनोमिनेटर में हो जाएगा CART रेस टू A एंड CBRT रेस टू B। चलिए, अब आप बड़े हो चुके हो तो मैं 2-3 चीजें एक साथ कर देता हूं। मैं इसमें से ओके, चलिए अब बातें नहीं, अभी ध्यान यहाँ पे,
डेरिवेशन, ओके ठीक है। नहीं, एग्जाम के बारे में कुछ अब तक नहीं आया है, जो भी आएगा नोटिफिकेशन आपको बोल दिया जाएगा। और दिमाग में रखो, एग्जाम का डेट चेंज नहीं होने वाला, वही दिमाग में रखो। एग्जाम का डेट आपका चेंज नहीं होने वाला, वही रहने वाला है। और वापस से मैंने कल ग्रुप पे भी डाल दिया था, वापस आप लोगों को बोल रहा हूं, जिन लोगों ने वो एनटीए वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो ऐप डाउनलोड करो। उसमें वो लोग हर रोज एक एक पेपर अपलोड करते जाते हैं, और आप ऑनलाइन वो एग्जाम दे सकते हो। जो ओरिजिनल आप एग्जाम देने जाने वाले हो नीट का, उसी तरह का वो है। उसमें सारी चीजें दी हुई है। आपको आंसर देना है, आंसर देके उसको रिव्यू के लिए रखना है, कैंसिल करना है ऑप्शन जो टिक किया है वो, या फिर आगे बढ़ जाना है, स्किप करना है, सारी चीजें हैं। ऊपर राइट हैंड साइड पे ये भी दिया हुआ है उन्होंने, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपने रिव्यू के लिए रखे हुए हैं, कितने का आपने आंसर दे दिए, क्या है वो सारी चीजें ऊपर दी गई है। और बगल में यहाँ पे 1 to 90 क्वेश्चंस जो भी हैं, या 1 to 180 क्वेश्चंस जो भी आपके हैं, यानी जो भी जेई या फिर मेंस जो एनडब्ल्यूटी जो भी है, उसके क्वेश्चन के नंबर लिखे हुए हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 पे क्लिक करोगे, 5th क्वेश्चन खुल जाएगा, है ना। और आप कैलकुलेशंस कर सकते हो वहां पे। वो बढ़िया ऐप है, उससे प्रैक्टिस करो। पेपर्स हर रोज, अब फुल कोर्स के पेपर ही लिखने हैं आपको, अब छोटे छोटे पेपर्स ही नहीं लिखना है, फुल कोर्स के पेपर लिखना शुरू कर दो, है ना। आपको पता चलेगा, जैसे सबमिट करोगे, ऊपर टाइम चल रही होगी साइड में, राइट हैंड साइड पे ऊपर क्लॉक चल रही होगी एकदम ऊपर, तो वहां पे टाइमिंग देखते जाओ, 3 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है। और मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई उस तरह से 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर फटाफट रिपीट कर लो, फटाफट आप रिव्यू कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, फटाफट से देख लो, है ना। तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको पेपर सॉल्व करना। गॉट इट, ओके। चलो जल्दी फटाफट, मैं जैसे बोल रहा था कि थोड़ा जल्दी मैं इसमें कैलकुलेट कर लेता हूं। सी रेस टू सी मतलब सी रेस टू सी डी रेस टू डी, सी ए रेस टू ए एंड सी बी रेस टू बी डॉट। इस आर टी को मैं यहां पे दोनों आर टी सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, और ये नीचे है तो यहां भी ए प्लस बी हो जाएगा, मगर ये दोनों हम यहां पे रेशियो में है, तो उन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सी प्लस डी नीचे ए प्लस बी डिनोमिनेटर में है तो वहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। रेशियो है और इनका बेस सेम है तो सब्ट्रैक्शन। इसकी जगह पे लिख सकता हूं मैं के सी, है ना, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, के सी इज इक्वल टू दिस, सो के सी, सो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू डेल्टा एन गैसियस। ये सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी क्या है बेटा, ये ए बी सी डी जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, किसके, ये आपके गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के। ये बात हम गैस के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि केपी आया ना, तो केपी हमेशा गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो चेंज इन मोल्स ऑफ गैस ही लेना है। तो डेल्टा एन का मतलब क्या है, डेल्टा एन का मतलब है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कौन, गैसियस, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों गैस हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या हो गया, सी प्लस डी हो जाएगा, माइनस क्या करो, ए प्लस बी, तो ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एन गैसियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी इज इक्वल टू केसीआरटी रेज टू डेल्टा एन। टू कन्वर्ट केसी इनटू केपी यू नीड टू मल्टीप्लाई विद आरटी पावर डेल्टा एन से मल्टीप्लाई करो, ये केसी केपी में रूपांतरित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट ओके, राइट। अब मैं एक दो रिएक्शन दे रहा हूं, मान लो हमने अभी जो रिएक्शन लिए थे उसमें से ले रहा हूं मैं कि NH4HS वाला एक रिएक्शन दिया था मैंने, सॉलिड है और सॉलिड से ये इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, अमोनिया और H2S के साथ ये इक्विलिब्रियम में है। ये अमोनिया और H2S क्या है, गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है। और इसके लिए अगर पूछा जाए कि केपी और केसी के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो हमेशा पहला काम करो डेल्टा एन फाइंड करने का। डेल्टा एन क्या हो जाएगा, हमेशा डेल्टा एन पहले फाइंड करो। डेल्टा एन का मतलब है प्रोडक्ट के मोल्स, गैस के प्रोडक्ट के मोल्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हो जाएंगे, 1+1, यानी ये सी डी है ना बेटा, सी एंड डी है ये, यहाँ पे 1 और 1 कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2 माइनस, यहाँ पे कोई गैस है क्या, रिएक्टेंट साइड पे कोई गैस है नहीं, मतलब 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, जो 0 से बड़ी है, तो ये केपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन
Kc। ये डेल्टा एन का वैल्यू क्या मिला मुझे? 2 मिला। यहां पे 2 पुट करो तो Kp इज इक्वल टू KcRT का स्क्वायर। Kp इज इक्वल टू KcRT का स्क्वायर। तो अगर आप देखो Kp इज इक्वल टू KcRT का स्क्वायर है तो मुझे Kc को RT के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तब वो Kp जितना होता है। सो Kp मस्ट बी ग्रेटर देन Kc। तो ये कब होता है? जब डेल्टा एन गैसियस जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। डेल्टा एन गैसियस ग्रेटर देन 0 होगा तो Kp ग्रेटर देन Kc हो जाएगा। Kp ग्रेटर देन Kc, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 तो इस उल्टा डेल्टा एन लेस देन 0 हो गया तो मान लो वहां पे -2 आया होता तो ये Kp लेस देन Kc हो जाता। अगर वो उल्टा हो रहा तो ये भी उल्टा हो जाता। अच्छा, अगर वो डेल्टा एन इक्वल टू 0 हो जाता तो डेल्टा एन इक्वल टू 0 होता तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाता, क्योंकि डेल्टा एन इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या है? ये पावर 0, किसी का भी पावर 0 मतलब कितना? 1। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kc। दोनों सेम हो जाते। ठीक है। क्लियर हुआ सबको? राइट। तो इस तरह से हम Kp Kc के बीच का रिलेशन दे सकते हैं। चलो वापस 10 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट एक बार चेक कर लो इसको। ये तीनों चीजें लिख दें यहां पे, ये तीनों चीजें यहां पे लिख देते हैं, चलो साइड में, यानी गलती ना हो, याद रहे। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 तो Kp ग्रेटर देन Kc। डेल्टा एन लेस देन 0 तो Kp लेस देन Kc। और डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है। वो फॉर्मूला में ये वैल्यूज डाल के हम चेक कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। क्लियर? चलिए, हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम तो चेक कर लिया, अदरवाइज हमने ये भी डाल दिया कि Kp और Kc के बीच का रिलेशन क्या होता है। अब हम चेक करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गुलबर्ग एंड वागे वाला लॉ जो है वो, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, चलो चेक करते हैं। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको बराबर से दिमाग में रखना। 2-3 एग्जाम्पल मैं ज्यादा एलोबरेटेड फॉर्म में लिखूंगा और उसके बाद शॉर्टकट आपको बता दूंगा कैसे इसका आंसर लाना है। ओके, तो चलिए हम यहां पे कोई एक रिएक्शन लिख रहे हैं। रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबली गिव्स 2HI। ये सारे गैस हैं। ठीक है, ये मैंने सारे गैस ले लिए। मैं इसको थोड़ा अंदर लिख देता हूं जिससे हमें ज्यादा जगह मिल सके। H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबली गिव्स 2HI। ठीक है, ओके। अब ये वाली जो रिएक्शन है उसके लिए हमें यहां पे 5-7 चीजें जो है वो लिखनी है। तो पहले लिखूंगा मैं इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, देन मोल पर लीटर
देन टोटल मोल्स, देन मोल फ्रैक्शन, उसके बाद पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहां पे लिख रहे हैं। वापस से देखो, इनिशियल मोल्स, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, देन मोल पर लीटर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। 6 चीजें हमने यहां पे लिखी, ठीक है। इनिशियल मोल, मोल एट इक्विलिब्रियम, मोल पर लीटर, टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको हम डाल्टन्स लॉ के हिसाब से निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। याद आया? पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल के बराबर होता है। अब इनिशियल मोल्स, अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं है या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, इन जनरल ले लेते हैं इसके मोल्स, इनिशियल मोल्स हैं ए, इसके इनिशियल मोल्स हैं बी, तब ये कुछ नहीं बना है। इसके इनिशियल मोल्स ए हैं, इसके बी हैं, और ये अब तक कुछ नहीं बना है। अच्छा, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम बोले तो जब ये प्रोडक्ट बन चुका है, मान लो ये प्रोडक्ट बन गया, एक्स जितना प्रोडक्ट बन गया है, तो इसमें से हम एक्स जितना माइनस कर देंगे, तो ये एट इक्विलिब्रियम मोल्स बच गए ना। ए माइनस एक्स करोगे उतने इक्विलिब्रियम पे, बी माइनस एक्स करोगे उतना इक्विलिब्रियम पे। अब बात आती है कि आपका जो यहां पे कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट यहां पे एक्स के साथ जोड़ना, यानी ये 1 और ये 1, मगर इसका कोफिशिएंट है 2, तो यहां पे हमें लिखना चाहिए 2x। डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूं, ये डायरेक्ट याद रख लेना, गलती कहीं नहीं होनी चाहिए। ये 1 है तो ये 1x माइनस होगा, 2 है तो 2x होगा। और सीधी सी बात है, अगर a में से x मोल बना, b में से x मोल बना, तो यहां पे कितना बनेगा? 2x ही बनेगा। यहां पे कितने मोल्स बन गए? 2x मोल बन गए, और वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, उसी के कोफिशिएंट है वो, ठीक है। नाउ मोल पर लीटर, अब मोल पर लीटर के लिए मैं वॉल्यूम ले रहा हूं v वॉल्यूम, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितने का वेसल होगा। आपको याद है ना, मैंने बोला था वॉल्यूम हमेशा वेसल का होता है। सो b माइनस एक्स अपॉन वी, 2x अपॉन वी। ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या है? ये सारे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। टोटल मोल्स कितने हैं? देखो ऊपर मोल्स कितने हैं, ये वाले मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम यहां पे लिख रहा हूं मैं, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू वॉट? देखो a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स माइनस 2x, और ये प्लस 2x कैंसल हो गया, तो क्या बच गया? a प्लस बी। ये टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम हो गया, a प्लस बी। मोल फ्रैक्शन, अब ये मैंने टोटल मोल इसलिए निकाले हैं क्योंकि आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो इसके इंडिविजुअल मोल कितने हैं? a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी, इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, इंडिविजुअल मोल b माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस बी, एंड यहां पे क्या है? 2x जो है वो टोटल मोल है, सॉरी 2x जो है वो इंडिविजुअल मोल है HI के, और टोटल मोल है a प्लस बी। तो इसका रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। हर एक स्टेप को बराबर से समझना बेटा, सिंपल है। एक बार समझ लोगे, मैं डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है इस चीज को, मगर एक बार समझना पड़ेगा, वरना कुछ समझेगा नहीं आगे जाके। ना व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? एज यू नो दैट पार्शियल प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर। ना व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? वो तो ये रहा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी टोटल, पीटी लिखूंगा मैं इसके लिए, b माइनस एक्स ओवर a प्लस बी इंटू पीटी। ये मोल फ्रैक्शन है और ये पी टोटल है, 2x अपॉन a प्लस बी इंटू पीटी। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन?
मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल कर दिया मैंने सबके लिए। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने ये इतना मजदूरी किया क्यों? मजदूरी इसलिए किया क्योंकि हमें ये दो चीजें चाहिए थी, मोल पर लीटर चाहिए था और ये पार्शियल प्रेशर चाहिए था। ये थर्ड और सिक्स्थ नंबर से अब हम केपी और के से निकाल सकते हैं। चलो पहले निकालते हैं केसी। केसी में कौन कौन सी वैल्यू होती है? हमेशा मोल पर लीटर वाली, इसलिए मैंने ये मोल पर लीटर वाली वैल्यू निकलवाई आपसे। तो हमारे लिए केसी का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, मोल पर लीटर ऑफ एच आई का स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर ऑफ H2 एंड I2। ठीक है ना, समझे ना ये? ओके, नाउ व्हाट इज द मोल पर लीटर फॉर दिस HI? दैट इज 2x बाई v, यानी 2x बाई v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका क्या होता है H2 का, ये रहा a माइनस एक्स बाई वी, a माइनस एक्स बाई वी, एंड ये हो जाएगा b माइनस एक्स बाई वी। चलिए तो अब फाइनल केसी क्या हो जाएगा, चेक करो। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हो जाएगा वापस नीचे वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया, वी स्क्वायर तो गया, तो क्या बचा 4x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। केसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। अब मान लीजिए आपने इनिशियली इन दोनों के 1 1 मोल लिए होते, इनिशियली इन दोनों के आपने 1 मोल लिए होते, तो क्या होता चेक करो यहां पे, इफ A एंड B इज इक्वल टू 1 मोल, A एंड B इज इक्वल टू 1 मोल, तो यहां पे 1 1 पुट कर दो, तो KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? यहां पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मुझे मिल गया। अब साथ साथ में आपको एक और चीज भी बोल दी होती, आपको बोला होता इस केसी का कुछ वैल्यू है XYZ, कुछ भी एक वैल्यू दे दिया होता, 5 10 20 50, कुछ भी वैल्यू अगर दे दी जाती तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सर। x का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड और अमाउंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट्स। आ रही बात समझ में बेटा? वापस से देखो, सपोज ए और बी जो है 1 मोल होता और आपको केसी का वैल्यू गिवन होता, तो यहां पे एक ही चीज x अननोन होती, तो x आपको ढूंढने के लिए पूछा जा सकता था। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट केसी। नाउ व्हाट शुड बी द केसी? केसी क्या हो जाएगा? केसी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों पूरे रिएक्शन में कितने गैस हैं, तो सारे गैस हैं, तो ये क्या हो जाएगा पी एच आई का स्क्वायर अपॉन पी ऑफ H2 एंड पी ऑफ I2। ये तो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कहां से मिलेगा, ये रहा पार्शियल प्रेशर, ये x a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी टोटल, ये आपका HI के लिए, ये H2 के लिए, I2 के लिए, सारी वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यूज पुट करो और केसी का वैल्यू निकालो, सॉरी केपी का वैल्यू निकालो, और केपी का वैल्यू क्या आएगा पता है आपको, यही आएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। आपको क्वेश्चन होगा, अरे सर ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद यही आंसर आएगा क्या? अगर यही आंसर आ दिया तो केसी के बराबर है, ये तो केसी के बराबर है, तो होगा ही ना। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 डेल्टा एन निकालो इसका, इसका डेल्टा एन चेक करो, डेल्टा एन क्या होता है इसका 0, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के 1 + 1 2 मोल्स है, डेल्टा एन 0 है। जब डेल्टा एन 0 होता है तो क्या होता है, केपी केसी के बराबर होता है, हेंस प्रूव्ड, है ना, रिएक्शन लेके हमने प्रूव कर दिया कि केपी केसी सेम हो जाता है अगर डेल्टा एन 0 है तो। मतलब कि पहली चीज याद रखो, आपको जो भी केमिकल रिएक्शन दिया जाए उस केमिकल रिएक्शन में पहले फाइंड कर लो डेल्टा एन क्या है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि केपी क्या होगा, केसी क्या होगा रिलेशन।
अगर डेल्टा एन 0 है तो सिर्फ केसी फाइंड कर लो, जो केसी का वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू क्या होगा, केपी का वैल्यू होगा, है ना। तो ये 6 चीजें जो है आपको पहले डिराइव करनी आनी चाहिए और वहां से हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इज इट ओके? ये क्लियर है? ओके, मुझे लग रहा है आज यहां तक रुकते हैं हम, क्योंकि इसके बाद वाला मैं शुरू करूंगा तो वो खत्म ही नहीं होगा 4 मिनट में। ओके, सो विल स्टॉप नाउ हियर टुडे। यहां पे कल हम वापस से डेल्टा एन लेस देन 0, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 वगैरह के लिए बताएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर। और क्वेश्चंस करना, प्रीवियस जो चैप्टर था उसका पहले कर लेना। चलो बाय।